नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ पर जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम जो हमारा एसटेट टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है उसको हम किस प्रकार से कवर करें कि आने वाली ये 2 महीने, जो 2 महीने तो रहे भी नहीं है टोटल, मान करके चले तो 45 प्लस डेज ही है, 46 या 47 मान करके चल सकते हैं आप अभी। तो इतने दिनों में हम किस प्रकार से अपने एस्टेट संस्कृत टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, ये सभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कल मैंने आपके लिए एसटेट टीजीटी पीजीटी जर्नल पेपर की भी स्ट्रेटजी डाली है यूट्यूब पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, कल की ही वीडियो में मैंने डाली है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आपको ये वीडियो 2 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद, तो हो सकता है कि वो वीडियो थोड़ी सी पीछे हो जाए 4-5 दिन पहले की। लेकिन अभी आज जैसे 13 तारीख है तो 13 तारीख को मैंने 12 तारीख को वीडियो डाली है, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से ये बताया है कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी जो जर्नल पेपर होता है हमारा 90 नंबर का, 90 नंबर का जो जर्नल पेपर होता है उसको हमें किस प्रकार से कवर करना है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो सब, और कहाँ से, कौन सा यूट्यूब है, कौन सा यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बैच को लेकर के। तो यहाँ पर आपको वो सभी बातें बताई गई है। आज की क्लास में हम करते हैं संस्कृत का, कि हम संस्कृत का तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो हमारा चैनल है इस पर आपको एस्टेट टीजीटी और पीजीटी इन दोनों की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है संस्कृत की लेकर के। तो यहाँ पर आपको संस्कृत का बिल्कुल फ्री बैच दिया जा रहा है। आपको पेड बैच में भी इतनी अच्छी क्वालिटी में इतना अच्छा कंटेंट नहीं दिया जाता है, तो आप ये क्लासेस अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगभग हमारा जो टीजीटी का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने देखा ही होगा, टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 95% सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पीजीटी का भी थोड़ा रहता है, पीजीटी का भी लगभग 70% हमारा सिलेबस हो चुका है। आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत सारी एस्टेट की वीडियोस डाली हुई है अच्छे से आपको। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है वो शुरू करते हैं। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि हम जो हमारा संस्कृत का पेपर है 60 नंबर का, जो हमारा 60 नंबर का संस्कृत का पेपर है उसकी हम शुरुआत किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आप उठाइएगा अपना सिलेबस। आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही है समर्पण संस्कृत क्लासेस। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है संस्कृत का, केवल और केवल संस्कृत का सिलेबस अगर आपके पास नहीं है जो हमारा एसटेट टीजीटी और पीजीटी का है, तो या तो आप यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है मैंने, तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखनी अच्छी नहीं लगती है और आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अब है कि हम ये जो हमारा टीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी का सिलेबस है, इसको कवर किस प्रकार से करेंगे। ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है अपने आप में। लेकिन अभी हमारे पास 45 डेज शेष रह चुके हैं,
45 डेज। अगर किसी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर रखी है तो वो और भी अच्छी बात है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है तो वो किस प्रकार से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेगा वो हम जानते हैं। और जिन्होंने शुरू कर रखी है वो भी किस प्रकार से एक बार अपना तैयारी अच्छे से देख ले। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस शुरू होता है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले आप सिलेबस का PDF प्रिंट करवा लीजिए और अपने सामने, या तो अपने सामने कोई दीवार है जहां पर, जैसे आप कोई लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो आपके सामने कोई दीवार होगी, वहां पर उस सिलेबस को लगा लीजिए, या फिर आप प्रिंट निकाल करके अपने सामने रख लीजिए, या आप घर पढ़ते हो तो घर अपना जैसा कोई स्टडी टेबल बना रखा है उसके ऊपर चिपका लीजिए और टॉपिक वाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी लगी हुई है, एनसीईआरटी लगी हुई है हमारी, एनसीईआरटी 6th से लेकर के 12th तक है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ 6th to 10th है। लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़नी है 8th से लेकर 12th तक की पुस्तक। अगर आप दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप 6ठी से लेकर के 12वीं तक की दोनों, अर्थात ये सभी की सभी पुस्तक आपको क्या करनी है, पढ़नी है, रीड आउट करनी है। और अब आप बोलोगे कि मैम मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक हम कैसे कवर करेंगे, तो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है समर्पण संस्कृत क्लासेस, एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, एस्टेट टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी पुस्तक 2024 की। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2024 वाली देखनी है। 2023 में भी मैंने करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन 2024 में और भी बेटर तरीके से मैंने करवाई है आपको एनसीईआरटी। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके ही ये सब बताया है आपको कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। और एक बात और प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए, कि अभी जो हमारा, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है 2023 में भी सिलेबस बताया था और 2024 में भी वही सिलेबस बताया है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि मैम 2023 में भी सेम सिलेबस था, 2024 में भी, तो क्या यही सिलेबस हमसे पूछा जाएगा? तो हाँ बच्चों, क्योंकि रीजन क्या है इसका 2023-24 वाले का, पहले हमारे पास एस्टेट का कोई भी सिलेबस नहीं था। 2023 के जो दिसंबर का एग्जाम था ना हमारा, दिसंबर का एग्जाम, दिसंबर के एग्जाम से पहले हमें नवंबर में, लगभग नवंबर में 2023 में ये सिलेबस प्रोवाइड किया था, नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में हमें ये सिलेबस दिया गया था। और इसमें क्या बोला गया है कि ये जो सिलेबस है 2024 में भी यही रहने वाला है, जब तक हमें कोई नया सिलेबस नहीं दिया जा सकता। हो सकता है, क्योंकि एस्टेट वालों का कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे मैं 99% तो यही कहूंगी कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्होंने 2023 में सिलेबस दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में ही ये सिलेबस को चेंज करेंगे, इससे उनको भी दिक्कत हो सकती है। वो सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए आपको 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। लेकिन 2023 से पहले हमारा कोई फिक्स सिलेबस नहीं था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख रहे हो, आप पहले मेरी क्लासेस देख रहे हो सभी की सभी, और फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैम ने जो करवाया वो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो आपको इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखना है तो आप सीधा एग्जाम ही देखिएगा। जो हमारा 2024 में एग्जाम होगा ना, 2024 में जो अभी दिसंबर को 8 या 9 को एग्जाम जो होने वाला है हमारा, सीधा आप एग्जाम ही देखिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि पहले इन्होंने सिलेबस हमें दिया था 2023 में, लेकिन इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक, मतलब एक भी तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि संस्कृत का तो लगभग सेम सा ही होता है, पर उन्होंने उस तरीके से नहीं पूछा जो हमारा सिलेबस आया था। सिलेबस में बोला गया था कि हमें एनसीईआरटी के गद्यांश व पद्यांश पढ़ने हैं, गद्यांश व पद्यांश पढ़ने हैं। गद्यांश व पद्यांश आप सभी जानते ही हैं, हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, नीचे 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा, मतलब पैराग्राफ से ही हमें छांटना होता है कि इसका उत्तर क्या होगा। आई होप आपको ये पता होगा कि गद्यांश पद्यांश क्या होता है, इतना तो मैं मान करके ही चलती हूँ, क्योंकि आप टीचर बनने जा रही हैं।
तो इन्होंने जो है हमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन करके दिया था कि आपके सिलेबस में गद्यांश व पद्यांश आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक भी गद्यांश नहीं पूछा गया था हमसे। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया था, जैसे मैंने आपको करवाई है। और अब आप बोलोगे कि मैम हो सकता है कि अभी हमारा जो है हमारे सिलेबस में गद्यांश लगा हुआ है, इन्होंने 2023 के सिलेबस में गद्यांश नहीं दिया, हो सकता है कि हमारे 2024 के सिलेबस में गद्यांश दे दे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो क्या हमें एनसीईआरटी के वो सभी जो क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ने हैं जो आपने करवाए हैं? तो हाँ पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी गद्यांश और पद्यांश में ही दी जाए। एनसीईआरटी से कम 10 से 12 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और जरूरी नहीं है कि सभी गद्यांश और पद्यांश ही दिए जाएंगे। अगर गद्यांश और पद्यांश आते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत फायदे की चीज हो सकती है। और आपको ये गद्यांश और पद्यांश किस प्रकार से करने हैं ये आपको करवा दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर ही। इसी चैनल पर ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको जो अगर गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये आपको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आकर के किसी भी स्टूडेंट को गद्यांश व पद्यांश नहीं करने आएंगे, क्योंकि हम गद्यांश और पद्यांश 6th क्लास से लगते हैं और हमें 12th क्लास तक स्कूली शिक्षा में ही ये सब करने होते हैं। फिर हमें बीए में भी ये सब करने होते हैं, फिर हमें एमए में भी करने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको गद्यांश और पद्यांश में से प्रश्न छांटने नहीं आते होंगे। लेकिन फिर भी नहीं आते हैं तो मैं फिर भी मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता है, तो मैं उनको अच्छे से करवा दूंगी ये गद्यांश और पद्यांश भी। लेकिन आपको जो ये प्लेलिस्ट बना रखी है ये आपको जरूर जरूर देख करके जानी है। कुछ नहीं पता है एस्टेट वालों का वो ये भी पूछ सकते हैं और गद्यांश पद्यांश भी। अगर गद्यांश पद्यांश आता है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपका ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपका 100 जो आपकी एनसीईआरटी है वो बिल्कुल अच्छे से और एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाई गई है, कोई भी चीज आपकी नहीं छोड़ी गई है। तो आप इसको इस प्रकार से टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, आप एनसीईआरटी को मान करके चलिए। एनसीईआरटी की लगभग 12 से 13 क्लास है, तो आप इसको एनसीईआरटी को कम से कम आप 6 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए। 6 दिन का टारगेट रखिए और आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दीजिए। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देख करके उसको छोड़ दो, अभी बहुत दिन बाकी है, 45+ डेज थोड़े नहीं होते हैं सिर्फ और सिर्फ एस्टेट के लिए। जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि कोई जॉब का टेस्ट है, ना इसके बाद कोई ऐसा है कि आपको जॉब मिल जाएगी। सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपको ये अगर आप इस प्रकार से कवर करोगे तो आपका सिलेबस जल्दी होगा और आप मतलब आपकी जो परीक्षा है वो भी क्वालिफाई हो जाएगी। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम एक एक करके टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले कवि परिचय दिए गए हैं, तो आप पहले कवि परिचय उठा लीजिए। कवियों का परिचय भी हमें क्या करना है, टारगेट रखना है कि आप इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। कवि परिचय में आपके पास काव्य शास्त्रकार है, काव्य शास्त्रकार है, गद्यकार है, नाटककार है और महाकाव्यकार है, नीति कवि है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में कोई आ गया था घर। आप सभी को पता है कि आजकल जो खेत में है वो काम चल रहा है, तो घर पर कोई रहता नहीं है, मम्मी और खेत में जाती है सब। तो ये हमारे जो कवि परिचय है, कवि परिचय में आप पहले एक एक कीजिए। एक दिन में आप ये कंप्लीट कीजिए, एक दिन में ये कंप्लीट कीजिए, एक दिन में ये, एक दिन में ये, एक दिन में। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर 5 कवि है तो मैं एक एक कंप्लीट करूंगी, ऐसा नहीं करना है। काव्य शास्त्रकार है तो आपको एक दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, 1 डे के अंदर। और फिर आप इसके इन सभी की क्या करोगे, ऐसे करके आपके 5 दिन हो जाएंगे। तो 6 + 5 टोटल 11 दिन हो गए। और इसके बाद हमारा क्या होगा, टॉपिक वाइज ही शुरू होगा। चाहे आप संधि उठा लीजिए, कारक उठा लीजिए, अव्यय उठा लीजिए। तो आपको क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हमारे टॉपिक छोटे हैं, जैसे मान लीजिए आपका अव्यय का जो टॉपिक है वो बिल्कुल छोटा सा है, आप उसको अव्यय को आप 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। तो आप उसी दिन क्या कीजिए, उपसर्ग को साथ में ले लीजिए।
उपसर्ग भी हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप 1 घंटे में कर सकते हैं। और मिनिमम आपको 2 घंटे तो डेली संस्कृत को देने ही देने होंगे। मुझे पता है कि आपके पास जर्नल पेपर भी पढ़ना होता है, आपको जर्नल पेपर की भी तैयारी करनी होती है, तो आप बोलोगे कि मैम इतना टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इतना तो निकालना पड़ेगा ही। जर्नल के लिए भी मैंने मिनिमम आपको 6 आवर दिए थे, और 6 आवर में आप, मुझे नहीं लगता कि आपको 2 घंटे संस्कृत के देने में कोई दिक्कत हो सकती है। 8 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके सभी टॉपिक कवर होंगे, और तभी आप क्या है, एस्टेट हमारा 150 नंबर का होता है, तो उसमें 120 प्लस आप मार्क्स लेकर के आ पाओगे। और 120 प्लस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ आप 90 ले रहे हो, या फिर 91 ले रहे हो, या फिर 95, तो ये मात्र एक आपके पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपका 120 प्लस आ रहा है, तो आप ये सोचिएगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी की है। तो आप यहाँ पर यही टारगेट लेकर के चलिएगा, चाहे आप एससी के स्टूडेंट हो या बीसी के। एससी के स्टूडेंट मुझे पता है कि वो 82 में क्वालिफाई हो जाते हैं, उनका स्टेट 82 नंबर में क्वालिफाई हो जाता है। और भी बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनको छूट मिलती है, जैसे जो दिव्यांगजन होते हैं उनको। तो इस प्रकार से ये जो 82 है, आपको सिर्फ और सिर्फ 82, और जो ओबीसी और जर्नल है उनको 90 लेकर के ही नहीं चलना है, आपको टारगेट 120 प्लस का ही लेकर के चलना है। और आप डेली कम से कम 8 घंटे स्टडी कीजिए। आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, आप रात को कीजिए, आप सुबह जल्दी उठ करके कीजिए। सुबह जल्दी उठ करके करोगे तो और भी बेटर है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके, बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे मेरे, आज भी मुझे 4 बजे भी कमेंट करते हैं, सुबह 4 बजे, कि मैम हमें ये चीज चाहिए, आपकी क्लास अच्छी लगी, या एनीथिंग, मतलब 4 बजे भी उनकी कमेंट आती है। तो अगर वो बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो आप भी किसी से कम नहीं है, इसलिए आप कभी भी किसी से कम मत आकिएगा। और अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे पता है कि आजकल खेत का सीजन चल रहा है, तो आप खेत में जाइए सुबह आराम से उठ करके, लेकिन आप सुबह 4 बजे उठ करके 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लीजिए, 3 घंटे हो जाते हैं। और 3 घंटे, अगर दिन में अगर आप किसी चीज को 8 घंटे दे रहे हैं, तो सुबह आपको वो 5 घंटे ही काफी है। अगर सुबह आप 5 घंटे दे रहे हैं और पूरे दिन में आप 8 घंटे दे रहे हैं, तो दोनों क्या है, इक्वल है। सुबह की स्टडी हमेशा उत्तम मानी जाती है, आप सभी को पता ही होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा। अगर किसी को वैसे सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, नाइट में पढ़ने की आदत है, तो आप नाइट में 3 से 4 घंटे दे लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, चाहे आप खेत का काम कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको डेली करना ही करना है। इससे आपका जो कभी कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे आप कभी भी, आपका जो एग्जाम है वो ऐसा नहीं होगा कि क्वालिफाई नहीं होगा। और आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1-1 घंटा आप इसको, मतलब 2 हमारे टॉपिक हो गए, इसके बाद हमारा जो संधि और कारक और ये जो टॉपिक है ना, समास, तो ये हमारे थोड़े से बड़े टॉपिक है। उनको कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कीजिएगा। 2 घंटा हमारे पास टाइम होता है, और मैंने तो इसके नोट्स बना रखे हैं। तो मैं तो अगर कारक का चैप्टर करती हूँ, कारक का, तो मुझे 2 घंटे से ज्यादा कभी भी इसमें कारक में टाइम नहीं लगता है। कारक का जो टॉपिक है वो फिर भी मेरे पास 40 पेज का है, नोट्स है मेरे पास, मेरा खुद का बनाया हुआ, वो फिर भी मेरे पास 40 पेज का है, लेकिन फिर भी मुझे इतना समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने अभी तक कारक की क्लास नहीं देखी है, तो आप कारक की क्लास देख लीजिएगा। क्लास देखने के बाद साथ साथ आप अपने नोट्स बनाइएगा, और नोट्स जैसे ही आपके कारक की क्लास देखने के बाद बनेंगे, तो आपको कारक में 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, और आपका जो रिवीजन टाइम होगा, तो आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपना कारक का टॉपिक खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमारी संधि होती है। संधि अभी तक मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं करवाई है, ये हमारा टॉपिक रहता है, ये आपको करवा दिया जाएगा। संधि, संधि की आपको अभी से चिंता नहीं करनी है। बाकी जो हमारे टॉपिक हो रखे हैं, समास हो रखा है, छंद हो रखे हैं, छंद हो गए हैं हमारे, अलंकार, तो ये जो छंद और अलंकार है, ये आपको क्या करने हैं, ये भी एक एक दिन में ही कवर कर लेनी है। तो आप एक टाइम टेबल बना करके चलिए कि आज मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ। जिस भी टॉपिक पर आप बैठ जाते हैं ना करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक लिखेगा, मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर संधि,
और आप इस संधि के ऊपर संधि लिख करके उसके ऊपर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मतलब बोलने का तरीका ये है कि अगर आप संधि करने बैठे हो, संधि का चैप्टर पूरा करने बैठे हो, तो उस संधि को एक दिन के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि आपकी कंप्लीट हो जाए, और दूसरे दिन आप अपना नया टॉपिक शुरू कीजिए। इसी हिसाब से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अन्यथा फिर आप ये सोचोगे कि मैम हमारा ये सिलेबस रह गया, मैम हमारा ये सिलेबस रह गया। तो आप सभी को साथ लेकर के चलिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी ना आए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि संस्कृत हमें किस प्रकार से कवर करनी है, क्या कैसे, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलिएगा। मैंने आपको बीच बीच में बताया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि सिलेबस में पहली सीरीज पर क्या है, दूसरी सीरीज पर क्या है, तीसरी पर क्या है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले ये देखते हो कि हम पहले आसान आसान से टॉपिक कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप आसान तो टॉपिक बिल्कुल जल्दी जल्दी कर लोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि आपके सारे आसान टॉपिक 7 दिन के अंदर खत्म हो जाए। लेकिन जब आपका जो टॉपिक टफ होंगे ना, टफ जो मुश्किल टॉपिक होंगे, वो अगर आप एक साथ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने संधि उठा ली, फिर दूसरे दिन कारक उठा लिया, फिर आपने तीसरे दिन कुछ और, जो जैसे मान लीजिए पीजीटी में बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं वो उठाओगे, तो इससे आपको बोरियत फील होने लगेगी। इसलिए आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बोरियत होगी बिल्कुल भी। तो ये हमारा संस्कृत का कंप्लीट हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि मैम हम संस्कृत की तैयारी तो कर रहे हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, कंटेंट भी हमारा अच्छे से हो पा रहा है, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली बात तो मैं आपको यही कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि संस्कृत के विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो संस्कृत है वो ऐसा तो है नहीं कि मैथ का सवाल है और हमें मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम मैथ जो है एक सम को कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने मिनट में नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जिनको ये लगता है कि हमने जितना कंटेंट पढ़ा है, क्या वो हम एग्जाम में लगा पा रहे हैं कि नहीं, हमारा एग्जाम क्रैक हो रहा है कि नहीं, एग्जाम में हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। तो ये सब अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, चैनल है हमारा संस्कृत सानिध्य, आप सभी जानते भी होंगे। तो ये जो है हमारा एक ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप के अंदर क्या है, टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज एस्टेट की नहीं है, टेस्ट सीरीज का नाम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता। जब आप उसको फर्स्ट पेज पर देखोगे तो आपको 251 रुपए लिखे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो वो हो जाती है 268 रुपए की, और वो आप ले सकते हैं। उसमें लगभग मैंने देखा है कि लगभग सभी टॉपिक जो है एस्टेट के ही अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको, जैसे मान लीजिए ज्यादा प्रैक्टिस आपको व्याकरण की ही जरूरत पड़ती है, साहित्य के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस की नहीं आवश्यकता होती, और व्याकरण की इसमें सभी के सभी, इसमें जो है, जो आरपीएससी वाली ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें व्याकरण के सभी टॉपिक का टेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ही कीजिएगा, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको लेनी ही लेनी है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आज सुबह ही इनको देखी है। मैंने लिया नहीं है कोई भी बैच इसमें से, क्योंकि मुझे टेस्ट वगैरह लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं ज्यादा कंटेंट पर ही ध्यान रखती हूँ। अगर हमारा कंटेंट अच्छा होता है तो हमें किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर बहुत से स्टूडेंट है जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमें प्रैक्टिस करनी है, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई बुक वगैरह बता दीजिए। तो आप प्रैक्टिस, पहली बात तो आपको प्रीवियस एग्जाम लगाने हैं, चाहे जितने भी हो चुके हैं, जितने भी आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, चाहे वो 12 का हो, 13 का हो, 14, 15, 16, 17, 2018, 2019, 20, 21, कितने भी प्रीवियस ईयर के अगर आपको एग्जाम मिल रहे हैं तो आप पहले वो लगाइएगा। और जो 2023 वाला एग्जाम है ना, 2023 वाला एग्जाम, वो आप सबसे लास्ट में देखिएगा। जब आपको ऐसा लग जाए कि हाँ मेरी तैयारी अच्छे से हो गई है,
तब आप उसको देखिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो एग्जाम कैसा होगा वो आपको थोड़ा सा कंक्लूजन करने में आसानी रहेगी। हो सकता है कि अब की बार पैटर्न चेंज आ जाए, जैसे पहले एनसीईआरटी से हमसे गद्यांश पद्यांश नहीं पूछे गए थे, अब की बार आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपके जो नंबर है वो माइनस में जाने वाले हैं अगर गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे। गद्यांश पद्यांश अगर आपसे पूछे गए तो आपके नंबर और ज्यादा प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आप कम मत आंकिएगा। और आप 2023 का पेपर जब लास्ट में देखिएगा, जब आपको ये लग जाए कि आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरी रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं 2023 का एग्जाम लगा करके ये देखना चाहती हूँ या ये देखना चाहता हूँ कि मेरा एग्जाम जो है वो मतलब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितने मेरे नंबर बन पा रहे हैं। बाकी आप सभी प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। 2023 का मैंने अलग से क्यों बोला, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस था थोड़ा बहुत। लेकिन 2022 या इससे पहले जो हमारा सिलेबस, जो हमारे एग्जाम हुए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। 2023 में फिर भी थोड़े बहुत सिलेबस मिलते हैं जुलते हैं, इसलिए आपको 2023 वाले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 2022, 21, 20 उनमें से कोई सिलेबस डिफाइन नहीं था, और अब आप पढ़ रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको ये भी देखने हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे जितने भी हो। और अगर कोई बैच अफोर्ड कर सकता है तो वो ये ले लीजिएगा, ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। बुक वगैरह मत खरीदिए, बुक के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंटेंट यूट्यूब पर दिया जा रहा है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको नहीं यकीन होता है तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी लगभग 40 से 50 वीडियोज है एस्टेट की, आप एक बार फटाफट वो देखिएगा, दिन में 3 या 4 करके। और दिन में 3 या 4 करोगे तो आपका लगभग 20 से 25 दिन में पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम दीजिएगा, तब आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हमें जो है कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी और बुक मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको जो व्याकरण का टॉपिक भी करवाया गया वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाया गया। लेकिन फिर भी आप पढ़ना ही चाहते हो बुक वगैरह, तो मैं कभी भी आपको एक बुक के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, आप अपनी टॉपिक वाइज बुक पढ़िए। जैसे मान लीजिए हमारी, मैं व्याकरण के लिए तो आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आपको और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको कंटेंट ही इतना अच्छा दिया गया है यूट्यूब पर। व्याकरण का जो इतना अच्छा कंटेंट है कोई टीचर बैच में ही दे सकता है। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप अपना जो है यूट्यूब पर भी टाइम बर्बाद कीजिए और फिर उसके बाद बुक पर भी। इससे अच्छा है कि आप जो यूट्यूब पर करवाया गया उसके नोट्स बनाइए और उसको ही रिवाइज कीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है व्याकरण का, चाहे वो छंद हो, अलंकार हो, समास हो, प्रत्यय हो, कोई भी एग्जाम व्याकरण का टॉपिक हो। चाहे अभी आपको जैसे कारक का टॉपिक हमारा चल रहा है, कारक से याद आया, आप बोलोगे कि मैम आपने हमें पूरी क्लासेस करवाने के लिए बोला था यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देने के लिए, लेकिन आपका कारक ने अभी तक आपने 6-7 वीडियो ही डाली है, आगे क्यों नहीं डाल रहे? तो रीजन यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे बार बार यही कमेंट आते हैं ज्यादा कि मैम हम, आप हमें स्ट्रेटजी बताइए कि हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो ये भी जरूरी होता है, जब तक गाइडलाइन नहीं होती स्टूडेंट के पास, तो वो क्या है कि उसको यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है, तो इतना ज्यादा कंटेंट देने का आपको कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए आपकी जो कल मंडे है, आज संडे था इसलिए मैंने यही क्लास रिकॉर्ड की है। और आपने कमेंट किया था कल की क्लास में कि मैम हमें जो है क्या बोलते हैं, जर्नल पेपर का भी सिलेबस प्रोवाइड कर दीजिए। तो जर्नल पेपर का सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा। जर्नल पेपर का सिलेबस जो है वो आज की क्लास में, आज जैसे ये आपको, ये क्लास आपको 11 बजे मिलेगी और वो क्लास मैं आपको 2 बजे दे दूंगी, या ऐसे करूंगी मैं, ये जो आज अभी जो क्लास रिकॉर्ड करी हूँ ये आपको 2 बजे मिल जाएगी। और जो आपकी क्या बोलते हैं जर्नल पेपर वाली क्लास है वो मैं आपको 11 बजे प्रोवाइड कर दूंगी। वो देख लूंगी मैं, आप चैनल पर देख लीजिएगा जैसे भी आपको क्लासेस मिलती है। और आप टॉपिक वाइज ही बुक देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे सिलेबस में लगी हुई है रघुवंशम, तो रघुवंशम के लिए आपको क्या करना होगा, वैसे अगर समय मिल पाता है तो मैं आपको ये सभी बुक अच्छे से कवर करवाऊंगी। फिर भी हो सकता है कि क्योंकि मेरे भी एग्जाम साथ साथ चल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी छोटा मोटा सिलेबस पीजीटी वाले में रह जाए। टीजीटी का हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, पीजीटी में थोड़ा बहुत रह सकता है। तो वो किस प्रकार से करना है वो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कीजिएगा, जैसे रघुवंशम हमारी बुक है तो उसमें आप पहले पात्र परिचय पढ़िएगा। चलो मैं इरेज कर देती हूँ।
ताकि अभी से आप अगर किसी को पहले अपनी तरफ से तैयारी करनी है तो इसमें क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप अच्छे से वो करिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अगर फिर मुझे समय मिल पाता है तो मैं आपको एक एक क्लास डेली दे दिया करूंगी, इसकी भी चिंता नहीं करनी है आपको किसी भी प्रकार की। और थोड़ा बहुत तो आप अपनी तरफ से भी कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली क्लास के बच्चे हैं तो आपका हाथ पकड़ के सब कुछ टीचर करवाएगा। तो ये जो हमारी जैसे क्या टॉपिक चल रहा था, रघुवंशम है जैसे मान लीजिए, तो रघुवंशम का सबसे पहले हमने कालिदास के बारे में जान ही लिया है, कालिदास का परिचय हमने कर लिया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है बार बार में। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर आपको कवि परिचय में सभी कवि मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। कालिदास हमारे हो चुके हैं। फिर हमें रघुवंशम में क्या करना है, पात्र परिचय पढ़ने हैं। पात्र परिचय, पात्र परिचय मीन्स पात्र जितने भी है इसके अंदर, रघुवंशम में जो दिलीप है वो, उनकी पत्नी, राम के बारे में, फिर इनका क्या करना है, वर्ण्य विषय पढ़ना है, वर्ण्य विषय। और सुक्तियों से रिलेटेड अभी तक तो प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन अभी क्या हो सकता है कि अभी सिलेबस स्पेशल बोला गया है, तो हो सकता है 3 से 4 सुक्ति दे दी जाए, तो आपको सुक्ति भी देख लेनी है थोड़ी बहुत। वर्ण विषय में क्या होता है, वर्ण विषय में जैसे रघुवंशम में 19 सर्ग है, तो 19 सर्ग में क्या क्या कहानी चल रही है, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे पूछा गया कि रघु और कोच का संवाद रघुवंशम के किस सर्ग में है, तो वो हमें पता है कि 5वें सर्ग में है। रघु और कोच का संवाद पंचम सर्ग में क्या है, रघु व कोच का संवाद। इस प्रकार का होता है वर्ण विषय। तो ये आपको डिटेल में सभी वर्ण विषय में 19 के 19 सर्ग का विषय हमें जानना है, हमें पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। और इनके अंदर किसी भी प्रकृति का वर्णन किया होता है, वो भी पूछा जाता है हमसे। प्रकृति वर्णन में जैसे मान लीजिए कोई पर्वत आ गया, कोई नदी आ गई, तो उनका नाम भी हमसे एस्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार कादम्बरी से एक प्रश्न आया था, ऐसा पूछा गया था कि कादम्बरी में कौन सा इन चारों में से वर्णित नहीं है, तो एक क्वेश्चन था शाल्मी का वृक्ष शायद था उसका ऑप्शन, कि वो उसमें कादम्बरी में वर्णित नहीं है, बाकी सभी जो पर्वत दिए गए थे, नदियां दी गई थी, वो सभी उसमें वर्णित थी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ रघुवंशम के लिए ही नहीं है, चाहे आपको यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम दे दी जाए, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास का परिचय, पात्र परिचय, फिर कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, तो 7 अंकों का वर्ण विषय की 7 अंक में क्या क्या हुआ, शकुंतला की विदाई कब हुई, शकुंतला जो है अपने पति के घर कब पहुंची, शकुंतला का गंधर्व विवाह कब हुआ, कौन से अंक में हुआ, ये सभी हमें इसमें करना है। चाहे आपसे ये पुस्तक से रिलेटेड, पीजीटी वालों ध्यान से सुन लो, पुस्तक से रिलेटेड आपसे कोई भी पूछ लिया जाए, कोई भी यहाँ पर, तो आपको ये सब चीजें करनी ही है। कालिदास की जगह यहाँ पर कोई और पुस्तक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुस्तक मैंने रख दी वेणी संहार, तो यहाँ पर आपको भट्ट नारायण का परिचय पढ़ना है, फिर पात्र परिचय पढ़ने हैं, फिर वर्ण विषय पढ़ना है, और इनकी छोटी मोटी सुक्तियां देखनी है। आप अभी से इनकी तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दीजिए, एक दिन में आपका ये कंटेंट भी हो जाएगा। पात्र परिचय आपका ज्यादा नहीं होता, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे एक एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभिज्ञान शाकुंतलम से, क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन पात्र परिचय से था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पात्र परिचय आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था मेनका, सॉरी ऐसा नहीं था, सानुमति कौन थी, सानुमति कौन थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब ये पात्र परिचय में ही होगा, तभी अगर आपने पात्र परिचय ही नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे पता लगेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। सानुमति कौन थी, एक अप्सरा थी, जो अप्सरा थी, जो कौन थी, जो मेनका, मेनका कौन थी, मेनका शकुंतला की माता थी, मेनका की सखी, मेनका की सखी भी थी सानुमति।
और एक अप्सरा थी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा गया था कि ये मेनका की सखी थी या नहीं, हमसे ये पूछा गया था सानुमति कौन थी। ऑप्शन में दिया गया था अप्सरा, परी या इस प्रकार से कोई। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या था, अप्सरा, क्योंकि मेनका भी एक अप्सरा है और जो अप्सरा की सखी है वो क्या होती है, एक अप्सरा ही होती है। तो ये हमारी सानुमति कौन थी, अप्सरा। तो इस प्रकार के 2-3 प्रश्न पिछली बार देखने को मिले हैं। मैं 2023 का आपको प्रीवियस एग्जाम करवाऊंगी, तभी आपको अच्छे से बताऊंगी। तो इस प्रकार से आपको ये सभी पुस्तक पढ़नी है। टीजीटी वालों को इतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो भी आप ये क्लासेस जब मैं आपको करवाऊं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें स्पेशली कोई बुक नहीं दी गई है। फिर भी आपको वर्ण विषय वगैरह पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में, टीजीटी वाले के सिलेबस में कवि परिचय लगे हुए हैं और कालिदास की एक रचना है विज्ञान शाकुंतलम। तो हो सकता है कि इनके रचना से भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए आप भी ये साथ में ही कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। क्लास अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आपको जो हमारा जर्नल पेपर है वो आज की 2 बजे की क्लास में आपको दे दिया जाएगा। कल से हम अपना कारक का ही चैप्टर करेंगे, चिंता मत कीजिए। एक एक दिन में हम एक एक विभक्ति को लेकर के चलेंगे, तो 3 से 4 दिन का हमारा कारक का चैप्टर रहता है और वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर।